नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति की सिफारिशों की। क्या है इस समिति की सिफारिशें? ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही है कि इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारत के संविधान में 13वीं अनुसूची जोड़ी जा सकती है? क्या होगा 13वीं अनुसूची जोड़ने से भारतीय संघवाद का ढांचा? क्या सेंटर की पावर खत्म हो जाएगी या फिर राज्यपालों के अधिकार और हक पूरी तरह से बन जाएंगे, या फिर भारत के संघवाद में संघवाद मजबूत हो जाएगा, अर्थात राज्यों की पावर बढ़ जाएगी? क्या ये समिति की इस समिति की सिफारिशें लागू हो सकती है? इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा या तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो अप्रैल 2025 में किया गया। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, के अशोक वर्धन सेठी और M नागनाथन, 2 अन्य सदस्य थे। इस समिति ने जनवरी 2026 में रिपोर्ट दी तमिलनाडु की सरकार को, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। अब इस रिपोर्ट में सिफारिशें क्या है, भारतीय राजनीति में ये रिपोर्ट चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, और क्या इससे भारत के संविधान में 13वीं अनुसूची जुड़ सकती है, इन सब मुद्दों पे हम बात करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चीज़ों को सुना कीजिए आप, क्योंकि ये पोल साइंस के विद्यार्थियों के लिए या विशेषकर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस समिति की सिफारिशों की। इस समिति ने 4-5 क्षेत्रों में सिफारिशें की है। सबसे पहले इस समिति ने कहा है कि भारत का वर्तमान जो संघीय ढांचा है वो उस टाइम जब आज़ाद हुआ था भारत, उस टाइम की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जिसमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी हमें। लेकिन वर्तमान में ऐसी भारत के सामने कोई समस्याएं नहीं है। सो अब राज्यों को पावर देनी चाहिए, केंद्र सरकार को अपनी पावर डेलीगेट राज्यों को थोड़ी बहुत करनी चाहिए, जिससे संघवाद मजबूत हो, राज्यों की आवाज़ भी अच्छे से हो और राज्यों के पास पावर आए। ऐसा इस समिति का कहना है। तो इन्होंने बोला है कि वर्तमान का जो संघीय ढांचा है वो प्रो केंद्र है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो होना क्या चाहिए, इस ढांचे को रीसेट करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने लगभग 4-5 क्षेत्रों में सिफारिशें की है। सबसे पहले इन्होंने बोला है राज्यपाल के पद से जुड़ी हुई पावर से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है उनमें संशोधन करने की बात कही है। इसके अलावा इन्होंने जो भाषा नीति है, त्रिभाषा नीति है, द्विभाषा नीति है, उससे जुड़ी हुई बातें कही है। उसके अलावा इन्होंने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का भी उसको भी रीसेट करने की बात कही है। उसके अलावा इन्होंने राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 3 है, उसमें भी चेंजेस करने की बात कही है। और उसके अलावा वेरियस क्षेत्र, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्यों को ग्रांट देती है, वित्तीय मामले हों या फिर GST का हो या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। अब आपका ये सवाल होगा कि भारत में क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं देश आज़ाद होने के बाद में तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो DMK सरकार थी, स्टालिन करुणानिधि की सरकार के द्वारा 1969 में PV राजमन्नार आयोग बैठा था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी आया था 1973 में, जो पंजाब की सरकार के द्वारा गठित किया गया था। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम भी आया था, जो कि 1977 में आया था। उसके अलावा 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया आयोग भी आया था 1983 में, जिसने 88 में रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग, वेंकट चलैया आयोग भी आया था। उसके अलावा 2007 में MM पूंछी आयोग भी आया था, मदन मोहन पूंछी। उसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार भी आया था। तो बहुत से आयोग आए हैं जो भारतीय संघवाद या संविधान में परिवर्तन या फिर समीक्षा करने के लिए चीज़ें बताई गई है। अब सरकार ने किन बातों की सिफारिश, किन आयोग की सिफारिश मानी या नहीं मानी, वो एक अलग विषय है, इस पर हम कभी बात कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम चर्चा करने वाले हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति की सिफारिशों पर। दोस्तों, इस समिति ने सबसे पहले कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार होती है, वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में केंद्र सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं।
राज्य सरकार से संबंधित राज्य में, जैसे मान लिया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, तो राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो क्या राजस्थान सरकार का भी पक्ष जाना जाता है? दोस्तों, वर्तमान में भी पक्ष जाना जाता है, लेकिन वो केवल बाध्यकारी नहीं है, ये एक मौखिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श करते हैं, लेकिन इनके विचार डिफरेंट भी हों तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार मानती नहीं है बातों को, ये केवल औपचारिकता भर है। तो इस समिति ने ये कहा, अनुच्छेद 155 में संशोधन करके ये बात कन्फर्म की जाए कि संबंधित राज्य की, जैसा कि तमिलनाडु में किसी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वहाँ की विधानसभा के द्वारा 3 नाम फाइनल किए जाएंगे, विधानसभा के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, विधानसभा के द्वारा, और वो 3 नाम राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे और राष्ट्रपति बाध्य होगा या केंद्र सरकार बाध्य होगी उन 3 नामों में से ही एक नाम में एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाइए। इसका मतलब यहाँ पर राज्य सरकार की जो पावर है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि ये हो गया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी, किसको? राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में। ये बात तो हो गई अनुच्छेद 155 की। अब दोस्तों बात आती है राज्यपाल के कार्यकाल की। तो इस समिति के अनुसार सिफारिश ये है कि राज्यपाल के कार्यकाल से जुड़े हुए अनुच्छेद 156 में संशोधन किया जाए और अनुच्छेद 156 में ये बात जोड़ी जाए कि राज्यपाल का जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स टर्म होना चाहिए, 5 वर्ष का, 5 ईयर का होना चाहिए, और समय से पहले उनको बर्खास्त या हटाना या फिर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 5 साल शांतिपूर्ण कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या राज्यपाल पुनर्निर्वाचन के लिए या पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होता है? वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार, वर्तमान के प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल या 2, 3, 4 बार भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस समिति का ये कहना है कि कोई व्यक्ति एक बार राज्यपाल रह गया तो दोबारा उसको राज्यपाल या किसी और पद पे नियुक्त होने का अधिकार नहीं है, ताकि वो बिना किसी भय या लालच में आके काम कर सके, वो एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर सके। उसको रिटायरमेंट के बाद केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का ही अधिकार हो, न कि किसी राज्य का राज्यपाल या कोई और लाभ का पद या फिर राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स या सारी चीज़ें चलती रहती है। तो क्या बोला इन्होंने कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल को मात्र एक कार्यकाल 5 वर्ष का फिक्स टर्म देना चाहिए, उसके बाद में पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, और उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अलावा और कोई भी पद धारण करने की मान्यता नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कहा उन्होंने? उसके अलावा ये कहा कि संविधान में एक 13वीं अनुसूची जोड़ी जानी चाहिए। अब ये 13वीं अनुसूची क्या काम करेगी? 13वीं अनुसूची को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से जोड़ा जाएगा, जिसमें राज्यपालों के लिए कुछ बाध्यकारी दिशा निर्देश होने चाहिए। ये दिशा निर्देश क्या होने चाहिए कि इससे शक्तियों का दुरुपयोग रुक सके और संवैधानिक संतुलन क्या हो सके, मजबूत हो सके। जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो किसी विधेयक को पारित करता है तो राज्यपाल 15 दिन के भीतर उसको अप्रूवल दे, उस पर निर्णय करे, अप्रूवल दे या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन 15 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेना आवश्यक है। अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में बहुत से विधेयक हैं जो 12-12 महीने पड़े रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार होती है, उसके द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल, और राज्यपाल पे धब्बा लगता है कि वो सेंटर का एजेंट है, बंद पिंजरे में तोता है। ऐसी बातें चलती रहती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा भारतीय राजनीति का सबसे कोई बदनाम पद हो गया है, या फिर जिस पद को सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है वो पद राज्यपाल का पद है। ये विडंबना ही कही जाएगी कि ये जो राज्यपाल का पद है ये केंद्र और राज्यों के बीच में एक पुल के काम करने के लिए या फिर एक संतुलन के रूप में काम करने के लिए बनाया गया पद था, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा विवादित है, सबसे ज़्यादा कटघरे में रहने वाला पद है। ठीक है, इस जो SR बॉम्बई केस में भी राज्यपाल पद की जो भूमिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट आलोचना कर चुका है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। अब उसके बाद में इन्होंने कहा है कि राज्यपाल 15 दिन के भीतर क्या करेगा, उस विधेयक पे कोई भी निर्णय लेगा, और यदि विधानसभा ने दोबारा उसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दिया तो राज्यपाल अगले 15 दिन में उस पर निर्णय लेगा, और अधिकतम राज्यपाल के पास 30 दिन का समय होगा। 30 दिन में उसे निर्णय लेना पड़ेगा, और 30 दिन में यदि वो अप्रूवल नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या समझा जाएगा, राज्यपाल से अप्रूव समझा जाएगा। ऐसा किसका कहना है? इस समिति का कहना है। ठीक है, इसके अलावा
इन्होंने ये जो विधेयकों की समय सीमा जो अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में मैंने आपको बता दिया। 200 के अनुसार राज्यपाल अनुमति देता है या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, राष्ट्रपति के लिए भेजता है। 201 में वो सारी बातें आपको बता दी। अब एक दूसरी बात और है, आपको पता होगा त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला ये है कि कोई भी राज्य सरकार एक अंग्रेजी लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज और एक कोई स्थानीय लैंग्वेज को बढ़ावा देगी अपने सिलेबस में या फिर सारी चीज़ें। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित इस आयोग का कहना है कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला है ये हिंदी को हम पे थोपता है। हिंदी हमारे वातावरण की एक अनिवार्य लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी को मत थोपिए और द्विभाषा फॉर्मूला लेके आ जाइए, जिसमें एक तो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हम अपना लेंगे, एक कोई लोकल लैंग्वेज अपना लेंगे। तो इसमें ये है कि मोटा मोटी ये हिंदी का विरोध होता दिखाई दे रहा है सब बातें। उसके बाद में एक चीज़ और है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान का अनुच्छेद 368 है, उसके तहत संशोधन की प्रक्रिया है। उस संशोधन प्रक्रिया में भी आप संशोधन कीजिए, अनुच्छेद 368 में संशोधन कीजिए, जिसमें राज्यों की भूमिका है वो भी इम्पोर्टेंट, उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए और राज्यों की भूमिका भी बढ़ाइए। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भारत के विभिन्न जो संशोधन है उसमें संसद के द्वारा चेंजेस किए जा सकते हैं और राज्यों की भूमिका नाम मात्र की है। उसमें लास्ट में शुरुआत तो कर ही नहीं सकते हैं राज्य, वो अनुमोदन होता है, आधे राज्यों का अनुमोदन ही है, तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। तो इनका ये कहना है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के नाम, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने के लिए भारत की संसद पूरी तरह से सॉवरेन है या संप्रभु है। किसी राज्य से राजस्थान के 2 टुकड़े कर देगी संसद, राजस्थान का नाम परिवर्तन कर देगी, राजस्थान पंजाब हरियाणा से मिला के एक चौथा राज्य बना देगी। तो ये भारत की संसद सब कुछ कर सकती है। हाँ, इसमें राष्ट्रपति है, संबंधित राज्य की विधानसभा से या सरकार से सवाल पूछते हैं कि आप इसमें आपकी क्या राय है, लेकिन वो राय मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी नहीं है। और संबंधित राज्य अपने टुकड़े करने का क्यों बोलेगा, अपने नाम परिवर्तन करने के लिए सारी चीज़ें हैं, तो उसमें राज्य की राय इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका कहना है कि जो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद की पावर है, उस पावर को कम किया जाए और राज्यों का जो विचार विमर्श है, राय है, वो बाध्यकारी बना जाए। राज्य सरकार जैसा कहे वैसे ही निर्णय ले संसद। तो ये बात होगी। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो डीलिमिटेशन है उस पर भी इन्होंने केवल जनसंख्या को आप आधार निमित्त बनाओ, और भी चीज़ों को आप देखो। ये सब चीज़ें जैसे आर्थिक विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें, क्योंकि ये फैक्ट है, साउथ के राज्य हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक विकास है नॉर्थ इंडिया से बेहतर है, ये फैक्ट है। इसके अलावा इन्होंने जीएसटी सुधार की बात भी की है कि जीएसटी में सेंटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है, राज्यों के पैसे टाइम पे रिलीज़ नहीं होता, इससे वित्तीय संघवाद है वो उस संकट में आ जाता है, सारी बातें। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन पे इन्होंने धावा बोला है, ऐसा बोला है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है वो किसी भी तरह से राष्ट्र हित में नहीं है, तो इसको खारिज किया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो केएम है, जो आपके जो जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति थी, इसमें 2 सदस्य थे। 2 सदस्य के अशोक वर्धन सेठी, एम नागनाथन थे। इन्होंने भारत के केंद्र राज्य संबंधों, जो कि जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति है, उसके 2 अन्य सदस्य के अशोक सेठी और एम नागराजन समिति है। इस समिति की जो सिफारिश है, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।